सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई जर्नी अपने एक नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों, ऑलरेडी इस जर्नी में आप लोगों ने मेरा साथ दिया पिछले 6 चैप्टर में, एंड आई होप कि ये 6 चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छे रहे होंगे। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर सीखी होंगी। हाँ, बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मैम सब कुछ मिक्स हो रहा है, एक रिवीजन सीरीज ले आओ, बैकलॉग क्लियर करा दो। तो बच्चों आप चिंता मत करो, बस ये 2 चैप्टर की और हमारी जर्नी है फिलहाल पार्ट ए के लिए। ये 2 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं कराऊंगी आपको पूरे पार्ट ए का कंप्लीट रिवीजन, यानी कि जो 50 मार्क्स की आपकी पार्ट ए है इसका हम एक रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन, और बहुत ही धमाकेदार धुआंधार रिवीजन होगा ये, जो आपके सबसे पहले जो आपकी मंजिल आपकी हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें आपको एक्सेल करने में मदद करेगा, यानी कि वहां आप दोगे अपनी टॉप परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, थोड़ा सा बस पेशेंस मेंटेन रखिए। सभी को पता है कि जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो सितंबर में जाके स्टार्ट होते हैं, तो उससे पहले ही हम लोग सारी चीज़ें कर चुके होंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बस गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे फटाफट से बस पढ़ते जाइए। ठीक है, आपकी जो समरी नोटबुक है वो आपके लिए गेम चेंजर है। जब भी आपको ऐसा फील हो कि यार हम पीछे का कुछ भूल रहे हैं या सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो अपनी उस समरी नोटबुक को खोला करो और उसमें से चीज़ों को रिकॉल किया करो, ताकि वो जो चीज़ें मिक्स हो रही हैं उनको एक क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है बेटा, तो आप भूल कुछ नहीं रहे हो, बस आप लोगों ने अपने माइंड में वो चीज़ फिक्स कर ली कि यार नहीं, कुछ मिस हो रहा है, पीछे का मिक्स हो रहा है, तो नहीं, ये सब चीज़ें छोड़ दो। जैसा आप समझते जा रहे हो, क्योंकि देखो हर एक चैप्टर कुछ नई चीज सिखा रहा है, रिलेट करता है, बट अपने आप में एक न्यू चैप्टर है, वो अपने आप में एक न्यू नॉलेज है वो हर एक चैप्टर। तो मिक्स कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा ये फील हो रहा है क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। तो कोई बात नहीं, उस समरी नोटबुक का यूज करके आप रिकॉल किया करो सब चीजों को। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग, हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का 4th फंक्शन। हमने प्लानिंग से शुरुआत की थी और आज हम डायरेक्टिंग तक पहुंच चुके हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए, और बस एक आखिरी चीज कंट्रोलिंग ही बाकी रह गई है। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले रहेगा डायरेक्टिंग। सबसे पहले तो हम इसी को समझेंगे कि ये है क्या, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, देन इसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसी एलिमेंट में स्टार्ट होगा मोटिवेशन, उसके फीचर पढ़ेंगे, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ेंगे, लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, उसके फीचर और उसके स्टाइल्स, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देन हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और लास्ट में आएगा मेजर्स टू ओवरकम दीज बैरियर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंटेंट ओवरऑल जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है एज पर आवर सिलेबस। तो बेटा शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग से। जब हमने चैप्टर नंबर 4 से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना शुरू किया तो हमने स्टार्ट किया प्लानिंग से। प्लानिंग ने तो हमें ये बताया कि यार आज हम कहाँ पर हैं और हमें कल कहाँ तक पहुँचना है, हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट लोकेशन क्या है मैं कह सकती हूँ, और हमें कहाँ पे पहुँचना है, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, वो सिर्फ यहीं बैठे बैठे देखने में मदद की है। अब तक आपने सिर्फ सोच विचार का काम किया है, आपने कोई भी एक्शंस नहीं परफॉर्म किए यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपको प्लानिंग मिल गई, जैसे आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल गया, आपको ये पता चल गया कि अच्छा यार ये करना है, तो आपने उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग शुरू करी। और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन किया, आपने काम को आइडेंटिफाई करके उसको बांटना शुरू किया, ड्यूटीज़ का असाइनमेंट किया। ठीक है, हमें जो अथॉरिटी है वो एक वाइडर लेवल पे स्प्रेड करनी है या फिर से नैरो रखना है, ये सब चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पर सोचा। फिर उसके बाद काम के हिसाब से आपको ये पता चला कि हमें यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, तो आपने स्टाफिंग करी, आपने सही लोगों को सही टाइम पे सही जगह पर रखा, और किस तरीके से लोगों का सिलेक्शन होता है, किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो बेसिकली आपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा अंडर द चैप्टर ऑफ स्टाफिंग। अब बारी आती है उन लोगों से काम करवाने की, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो काम नहीं होगा, है ना।
अब जैसे कि हम लोग चल पड़ते हैं किसी अनजान रास्ते पे, तो जब हम किसी अनजान रास्ते पर चल पड़ते हैं तो रास्ते में आने वाले वो जो बोर्ड्स होते हैं वही तो हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं ना, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हमें डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जो समय समय पर हमें डायरेक्ट करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अब वो डायरेक्टर आपके पेरेंट्स की फॉर्म में होते हैं, आपके कुछ गुड फ्रेंड्स की फॉर्म में होते हैं, आपके कुछ गुड मेंटोर्स की फॉर्म में होते हैं, है ना? और वो ऊपर वाला तो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट करता ही रहता है। तो डायरेक्शन यानी कि डायरेक्टिंग, जब आपको आपके काम करने की डायरेक्शन मिलती है तो वहीं पर उसी को कहा जाता है डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग आपको देगा आपको काम को करने की डायरेक्शन। बट ये डायरेक्शन किस फॉर्म में दी जाती है, कैसे दी जाती है? तो इस डायरेक्शन को देने के बहुत सारे रूप है। एक डायरेक्टर आपको गाइड करता है, आपको इंस्ट्रक्ट भी करता है, आपको मोटिवेट भी करता है टाइम टू टाइम, आपको लीड भी करता है और आपको सुपरवाइज भी करता है और आपके साथ कम्युनिकेट भी करता है। क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक काम शुरू नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो होती है वो चलती रहती है, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होता रहता है। तो आप देखो कि सपोज करो आपके स्कूल में जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस डे आएगा तो उसकी तैयारी शुरू होगी। तो जिस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होना होगा उस दिन सबसे पहले स्टेज को रेडी किया जाता है ना? स्टेज को रेडी किया जाता है, डेकोरेशन होती है और उसके बाद म्यूजिक सिस्टम रेडी रहता है, वो सारे गानों की लिस्ट वहाँ पर तैयार रहती है, एक प्लेलिस्ट बन जाती है। परफॉर्मर आकर खड़ा हो जाता है स्टेज पर वो क्या आते ही अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है? नहीं। जब उसके नाम की अनाउंसमेंट होती है, नाम की अनाउंसमेंट होते ही वो स्टेज पर आता है ना, वरना तो वो बैक स्टेज खड़ा रहता है। इसका मतलब जब नाम की अनाउंसमेंट से उसको आवाज़ आई उसके कान में, उसको एक डायरेक्शन मिली कि बेटा अब तुम्हारी बारी आ चुकी है परफॉर्म करने की, तो वो आके खड़ा होता है ना? यानी कि पिछले फंक्शंस ने तो सिर्फ हमारी तैयारी करी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल एग्जीक्यूशन तो अब होगा। और जैसे ही साउंड प्ले होता है वैसी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। मूवीज में भी देखा होगा ना कि जब मूवीज की शूटिंग हो रही होती है तो बोलते हैं ना रोल्स, कैमरा, एक्शन। तो जैसे ही एक्शन बोला जाता है तभी तो वो एक्टर अपने अपने डायलॉग्स बोलना शुरू करते हैं ना। तो डायरेक्टिंग यही है। डायरेक्टिंग अपने सबऑर्डिनेट्स को ये बताता है बेटा व्हाट टू डू, क्या करना है। जैसे कि मैं आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर का काम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए एक लीडर का काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपको बताती हूँ ना कि बेटा ये करना है, ऐसे करना है, अब हम इस तरीके से करेंगे, अब आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है मेरी डायरेक्शन ऑफ व्हाट टू डू। बट सिर्फ क्या व्हाट टू डू कहने से हो जाएगा क्या काम? मतलब मैंने सिर्फ आपको काम देकर छोड़ दिया, इससे हो जाएगा, इससे आ जाएंगे तुम्हारे 100 में से 100? नहीं। सिर्फ काम बता देने से कुछ नहीं होगा, मुझे आपसे काम करवाना भी है और आपके साथ काम करना भी है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है? सीइंग। एक बार तो मैंने आपको ये बता दिया, एक बार तो मैंने करी टेलिंग, मैंने आपको बताया कि क्या करना है। अब मुझे देखना भी है भाई, अब आंखें बंद करके मुझे आराम से एसी में नहीं बैठ जाना है कुर्सी लगा के अपनी, नहीं। काम दे देने से कुछ नहीं होता है, काम बता देने से कुछ नहीं होता है। मुझे देखना भी है कि क्या आप उसको अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ कर रहे हो। कोई बच्चा अपने दिमाग में ये सोचकर बैठा है कि आज तक मेरे कभी 60% से ऊपर नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे। बेटा 60%, 60 इस तरफ से देखूं तो 60 है, ऊपर चढ़ के उल्टा देखूं तो बेटा ये 90 भी हो सकता है। इसको पलटने में देर नहीं लगेगी। अगर आपको इस 6 को रिवर्स करना है, 9 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें बस आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपको बिल्डअप करना है और आप इसको हासिल कर सकते हो। बट इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। तो कोई बच्चा अपने दिमाग में सोच कर बैठा हुआ है कि मेरे तो 60% से अब आ ही नहीं सकते, आज तक आए नहीं है कभी, तो मुझे ये देखना है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि नहीं यार ये गलत कह रहा है, इसने शायद आज तक कोशिश ही नहीं करी है 90% लेकर आने की, अभी ये कुछ नहीं करता तो इसके 60% आ जाते हैं। अगर इसने कोशिश कर दी, वो धुआंधार इसने तैयारी कर दी, तो भाई 90 क्या, ये तो 95+ लेकर आ सकता है। तो मुझे ये देखना है कि क्या आप अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ काम कर रहे हो, क्या आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उस पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। ये होता है डायरेक्टिंग, कि आपको अपने सबऑर्डिनेट को इस तरीके से बताना है, इस तरीके से उनको डायरेक्शन देनी है कि एक तो वो ये बताओ आप उससे कि उन्हें क्या काम करना है, और देखो टाइम टू टाइम कि क्या वो अपने उस काम को बेस्ट एबिलिटी के साथ करते हैं या नहीं करते हैं। समझ आ गई बात? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके लिए एक बिजनेस एग्जाम्पल है, एक स्टार्टअप बॉस का। क्या है? एक यंग एंटरप्रेन्योर था आदित्य,
जिसकी अपनी एक टीम है पूरे इंटर्न्स की। हर मॉर्निंग में यानी कि हर सुबह वो आता है, डेली गोल समझाता है अपनी पूरी टीम को, डेली के डेली वो पूरे गोल समझाता है, उनको एनकरेज करता है कि भाई आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज हमें देने हैं, बताओ ना यार, मैं कितना सोचूंगा नई नई चीजें, तुम 10 लोग 10 दिमाग वाले हो, बताओ, आओ मुझे बताओ नए नए आइडियाज। और उनके डाउट्स को सॉल्व करता है, अगर वो कोई अपने डाउट्स पूछ रहे होते हैं तो उनके डाउट्स को भी सॉल्व करता है। एंड चेक्स इफ एवरीवन इज ऑन द ट्रैक, और टाइम टू टाइम ये भी चेक करता है कि सब कुछ सही चल रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। सो ये है उसकी कांस्टेंट गाइडेंस, वो टाइम टू टाइम अपनी टीम को गाइड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, यानी कि उनको देख भी रहा है और मोटिवेट भी कर रहा है। जहां पर वो एनकरेज कर रहा है ना कि वाह यार आप बहुत अच्छे हो, आपने कितना अच्छा सजेशन दिया, तो इस तरीके से मोटिवेट भी यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को किया जाता है। ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनाती है हमारे लिए? डायरेक्टिंग। ठीक है, तो अभी डायरेक्टिंग के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग से। और डायरेक्टिंग का फीचर दिखा देता है अपना असली चेहरा, क्या? फेस। तो आप इससे याद रख सकते हैं फीचर ऑफ डायरेक्टिंग से क्या? फीचर ऑफ डायरेक्टिंग कैसे याद रखना है? फेस से। और मेरे पास है तो एक और एक्रोनिम भी इसकी, तुम कहो तो चलो तुम्हें वो भी बता देती हूं कि अगर मुझे करनी है बढ़िया तरीके से डायरेक्टिंग तो उसके लिए आपको मुझे बोलना पड़ेगा क्या? कॉल मी फिट। तो आज फिर से आपके लिए एक डबल धमाके के साथ में आई हूं और आपको 2 एक्रोनिम दे रही हूं। या तो याद रख लो फेस, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिंग दिखाएगा तुम्हें असली चेहरा, या डायरेक्टिंग करने के लिए एक डायरेक्टर को आपको बोलना ही पड़ेगा क्या? मुझे बोलो भाई, मैं तुम्हारी डायरेक्टर हूं, मुझे बोलो, कॉल मी फिट। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर ही हमारी जो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग है वो छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले फेस से मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जहां पर एफ से हमारा मतलब है, निकाल लो अपनी समरी नोटबुक और लिखते जाओ फटाफट, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी, सबसे पहले क्या लिखना है? टॉप टू बॉटम, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक्शन इनिशिएट्स, एक्शन इनिशिएट्स। सी से है बेटा हमारे पास कॉन्टिन्यूस, और ई से हमारे पास एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर उसके हिसाब से आप करना चाहते हैं तो यहां पर सी से मतलब है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यहाँ पे आपका यू रह गया है, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद एफ से मतलब है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पॉइंट सेम ही रहेंगे, ऐसा कोई पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। और आई से है इनिशिएट्स एक्शन, और टी से है टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन दोनों एक्रोनिम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, जो आपको अपने अच्छे लगे स्वाद अनुसार आप उसे लिख लीजिएगा, स्वाद अनुसार आपके ऊपर है कि आप कौन सा लिखते हैं। ठीक है, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब चलते हैं 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि डायरेक्टिंग ना फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप टू बॉटम कहने का इनका क्या मतलब है? चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा एक सिंबॉलिकली। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग टॉप से लेकर बॉटम तक जाती है। अब यहाँ पर ये टॉप पे कौन बैठे होते हैं बेटा? यहाँ टॉप पे बैठे होते हैं सुपीरियर, और जैसे जैसे आप नीचे लेवल्स पर जाते रहोगे तो यहाँ आपको मिलते रहेंगे आपके सबऑर्डिनेट। यानी कि सिंपल सी बात कि एक सुपीरियर ही अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। जैसे कि आपकी क्लासरूम में जब आपकी मैम एंटर करती होंगी तो आप सारे मैम के एंटर होते ही जैसे उनका पहला कदम एंटर होता होगा, पहला कदम वो रखती होंगी क्लास में और थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती होंगी, वैसे वैसे सारे बच्चे अपने डेस्क से खड़े होते हैं और जोर से मधुर आवाज में विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून मैम। तो ये जो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून आपने बोला, क्यों बोला? क्योंकि आपका सुपीरियर एंटर हुआ। ठीक, उसके बाद मैम की तरफ से एक डायरेक्शन आती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्लीज सिट डाउन। तो जैसे ही मैम ने बोला प्लीज सिट डाउन, एक डायरेक्शन आई और आप बैठे। ये प्लीज सिट डाउन कहने का राइट किसके हाथों में था? क्या आपने आती मैडम को कहा
अरे मैम प्लीज सिट डाउन, मैम प्लीज सिट डाउन, आप कह सकते हो क्या ऐसे मैम को? नहीं, गलत बात है, आप तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप है उनके सबऑर्डिनेट। तो डायरेक्टिंग हमेशा फ्लो करता है कैसे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। So it initiates at the top level and flows to the overall levels of the management. तो ये स्टार्ट तो होता है टॉप लेवल से और उसके बाद ये फ्लो करता रहता है सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। एंड एवरी मैनेजर डायरेक्ट्स हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, और हर एक मैनेजर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को क्या करता रहता है? यहाँ पे डायरेक्ट करता रहता है। एवरी सबऑर्डिनेट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर, और सेम वही बात है कि हर एक सबऑर्डिनेट जो होता है वो भी इंस्ट्रक्शन ले रहा है अपने इमीडिएट सुपीरियर से। तो सेम ही बात हो गई, मैनेजर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहा है और सबऑर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपीरियर से डायरेक्शन ले रहा है। ठीक है, जैसे कि चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ से? तुम्हारे स्कूल से ले लेते हैं। चलो, जैसे कि जो प्रिंसिपल है वो इंस्ट्रक्शन देता है वाइस प्रिंसिपल को। भाई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को तो इंस्ट्रक्शन दे सकता है ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शन दी टू गाइड द टीचर्स दैट दे गाइड द स्टूडेंट्स। तो इन्होंने ना एक चेन बना दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सबसे पहले तो प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दी वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दी टीचर्स को, और टीचर्स आके डायरेक्शन देंगे किसको? स्टूडेंट्स को। तो देखो एक चेन चल रही है ना, हर एक सुपीरियर अपने अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है जी, तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इनिशिएट्स एक्शन। अब इनिशिएट्स एक्शन वो एग्जाम्पल से ही आप समझ लो कि जहां पर मैंने आपको बोला कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, एक परफॉर्मेंस होने वाली है, और उस परफॉर्मेंस में स्टार्टिंग तभी होगी जब सुनाई देगा कानों में वो सॉन्ग जिस पे आपको परफॉर्म करना है, या रोल्स कैमरा एक्शन। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक एक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और ये इस चीज को ऐसे सच में डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं कि जो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो तो सिर्फ एक स्टेज सजा रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ तैयारी कर दी है, लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन ही क्या करता है? डायरेक्टिंग फंक्शन की हेल्प से ही परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। आप लोग देखते हो ना कि बहुत सारे क्रिकेट मैच होता है या फुटबॉल मैच होता है, तो उसमें भी जब तक उनको डायरेक्शन नहीं मिलती तब तक वो लोग भी अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं करते हैं। तो डायरेक्शन ही एक्शन लेकर आता है। अब तक जितने भी तुमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, काम कहीं नहीं हुआ अब तक, तब तक सिर्फ तैयारी हो रही है काम को करने की। काम स्टार्ट आपने आज से स्टार्ट किया है, आज के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से आपने अपनी तैयारी करके काम करना शुरू कर दिया, यानी कि एग्जीक्यूशन आज आपने करना सीखा। ठीक है, तो देखो जरा, इट इज परफॉर्म्ड विद द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप इसे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ परफॉर्म करते हो, while the other functions prepare the setting for action। जहां पर बाकी के फंक्शन तो सिर्फ एक सेटिंग बना रहे हैं एक्शन करने के लिए, वहीं पे जो डायरेक्टिंग है वो उस एक्शन को इनिशिएट कर देता है। जैसे कि यहां लिखा है एग्जाम्पल के अंदर, द बॉस सेज स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुडे। जैसे कि बॉस ने कहा कि अभी के अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दो। तो जैसे बॉस ने कहा ना स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुडे, अब तक उन्होंने सिर्फ आपको फाइलें पकड़ा दी थी कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का पूरा उन्होंने परफॉर्मा वगैरह सब कुछ आपको समझा दिया था, बट जिस दिन उन्होंने कहा कि आज से इस पे काम करना शुरू कर देना है, इंस्ट्रक्शन मिल गई, तो एक्शन इनिशिएट हो गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्शन कभी खत्म नहीं होती बेटा। आपकी जिंदगी के डायरेक्टर्स बदल सकते हैं, वो पर्सन बदल सकता है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है, बट आपकी जिंदगी का डायरेक्शन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में हम एक्टिविटीज करना बंद थोड़ी कर देते हैं। जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी है, या कहूं कि हमारी जिंदगी है, तो हमारी जिंदगी की डायरेक्शन खत्म नहीं होती। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन जब तक चल रहा है, उसकी जब तक लाइफ है, तब तक हमारा जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आगे ये काम पास होता रहता है। ठीक है, सो विदाउट डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कैन नॉट बी परफॉर्म। डायरेक्टिंग के बिना एक्टिविटीज तो होंगी नहीं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है टू बी परफॉर्म्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप लगातार परफॉर्म करते रहोगे। कब तक? जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम लीडर regularly checks on progress and motivates the team every day, not just once। एक जो टीम लीडर होता है वो सिर्फ एक ही बार अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करता, उसका डेली का काम है। जब जब उसे दिख रहा है कि उसके जो फॉलोअर्स है, उसके जो सबऑर्डिनेट्स है वो काम कर रहे हैं, उसकी जो टीम है वो काम कर रही है, तब तक डेली बेसिस पर वो उनको मोटिवेट करेगा, क्योंकि उसको उनसे रोज काम कराना है। तो ये क्या है?
ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव यानी कि कह सकते हो। तो डायरेक्टिंग भी ऐसा है कि हर लेवल पे चलता है, जैसे कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करते हैं, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल को गाइड करता है, और ऑपरेशनल लेवल के जो सुपरवाइजर होते हैं वो अपने वर्कर्स को गाइड करते हैं। तो डायरेक्टिंग हर लेवल पर आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पर एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जहां जहां सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है वहां वहां डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। देखिए, so directing take place wherever the superior subordinate relationship exists, कि जहां जहां हमें superior subordinate relationship देखने को मिल रहा है वहां वहां डायरेक्टिंग आएगी। Every managers from top to bottom performs this function, और हर एक मैनेजर चाहे वो टॉप लेवल पे है, चाहे वो मिडल लेवल पे है, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पर है, हर कोई इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि जो एक सीईओ होता है कंपनी का, वो गाइड करता है टॉप मैनेजर्स को ऑन अ कंपनी गोल्स, कि वो उनको समझाता है कि हमारे कंपनी के गोल्स क्या हैं। एक सुपरवाइजर गाइड करता है अपने वर्कर्स को हाउ टू ऑपरेट अ मशीन, वो उन्हें ये बता रहा है कि आपको मशीन कैसे ऑपरेट करनी है। तो हर कोई अपने लेवल के हिसाब से समझा रहा है। सीईओ गोल के बारे में बता रहा है, वहीं सुपरवाइजर मशीन को चलाने के बारे में सिखा रहा है। तो जो जिस वर्क एरिया में काम करता है वो उसी एरिया के अकॉर्डिंग, उसी वर्क के अकॉर्डिंग अपने अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो भाई इसी से आपको असली चेहरा दिख गया होगा डायरेक्टिंग का, डायरेक्टर का। और तो अब तो तुम मुझे कह ही दोगे क्या, प्लीज कॉल मी फिट, ठीक है जी। तो इससे हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिए क्या 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 फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। बेटा अब बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की तरफ, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, मैं तुम्हें हायर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट हाँ डेफिनेटली हर किसी बच्चे का अपना एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वो आज यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। बट फिर भी मेरी तरफ से मोटिवेशन जारी रहेगा। सो बी रेडी फॉर IIM। तो अगर अच्छे से डायरेक्टिंग हो जाती है तुम्हारी तो बिल्कुल तुम लोग रेडी हो जाओगे IIM के लिए, है ना। चलो जी, तो अब इस बी रेडी फॉर IIM के अंदर छुपी है हमारी क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो बेटा सबसे पहले जो बी है वो क्या बताता है बेटा, वो बताता है ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। आर बताता है बेटा रिड्यूसेस रेसिस्टेंस टू चेंज। आई बताता है बच्चे इनिशिएट्स एक्शन। तो आप कहेंगे मैम ये तो रिपीटेड है, बिल्कुल रिपीटेड है। जो फीचर में पढ़ा था एग्जैक्टली आप उसे सेम इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है। उसके बाद अगला आई क्या है, अगला आई है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, और लास्ट में जो एम है वो है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंस है, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस टू चेंज, इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं जरा आगे हम लोग। चलो भाई चलो चल क्यों नहीं रहे हो तुम। चलो पहला पॉइंट आता है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देखो डायरेक्टिंग के अंदर हम एक चीज को तो ये समझेंगे ना, देखो बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर एक डायरेक्टर, देखो आपके स्कूल में बहुत सारे सेक्शंस होंगे, बहुत सारी क्लासेस आपके यहाँ पे होंगी, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करते होंगे, कुछ क्लासेस को बोला जाता है नॉटी क्लासेस, राउडी क्लासेस, और कुछ क्लासेस को बोला जाता है सिंसियर क्लास है ना। क्यों? कहीं ना कहीं अपनी क्लास को मेंटेन करना उस क्लास टीचर पर डिपेंड करता है, यानी कि वो जो लीडर है उस क्लास का उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम को कैसे हैंडल कर रहा है, अपनी टीम को किस तरीके से संभाल रहा है। तो बीइंग अ लीडर, बीइंग अ डायरेक्टर, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, एक बैलेंस लेकर आना है। यानी कि किसी भी तरीके से मुझे ये नहीं करना कि मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। आज मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ किस चीज़ के लिए,
मैं चाहती हूँ ना कि यार आप स्मूथली अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच जाएं। आपने प्लान कर लिया है, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है, आप स्टाफिंग के साथ रेडी बैठे हो, तो अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। वो परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो किस तरीके से डायरेक्टिंग हेल्प करता है। डायरेक्टिंग स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर आता है बाय फॉस्टरिंग द कॉपरेशन एंड कमिटमेंट। ये सारी चीजें कॉर्पोरेशन और कमिटमेंट से ही आती है। आज आप मेरे साथ कॉपरेट कर रहे हो, कैसे? आप टाइम टू टाइम आते हो टीटीएस में 8 बजे और लेक्चर अटेंड करते हो, चाहे 8 बजे देखते हो, चाहे हो सकता है बाद में टाइम निकाल कर देखते हो। ये आपका मेरे साथ कॉपरेशन है कि आप एक पर्टिकुलर स्केड्यूल जो मैंने आपके लिए सेट कर दिया है, आप उस स्केड्यूल के हिसाब से मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम हम दोनों की तरफ से कमिटमेंट है। मेरी तरफ से ये कमिटमेंट है कि मैं पूरा साल आपका दूंगी साथ। आपकी जो ये जर्नी है, इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में सोचा हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव मैं आपकी मदद करूंगी पूरी कि आप अपने उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए। ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है। आपकी तरफ से ये कमिटमेंट है कि मैम आप जो कह रही हैं, हम उन सारी बातों को सुन रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन्ड होकर, पूरे ईमानदारी से हम ये काम कर रहे हैं। तो ये कॉपरेशन है और ये कमिटमेंट है जो मेरा काम है आपके अंदर टाइम टू टाइम इसको डालना कि भैया ये आप लोगों को समझना होगा कि इस तरीके से काम आपको करना है, आपके माइंड में मुझे ये चीज डालनी है। सो इट विल प्रोवाइड द बैलेंस अमंग द वेरियस एक्टिविटी। और इसी की हेल्प से तो होगा ना कि बैलेंस आएगा एक्टिविटी में, ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट में, तभी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, तभी तो शांति बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक एग्जाम्पल देखो, रेगुलर गाइडेंस एंड मोटिवेशन फ्रॉम द मैनेजर कीप द टीम फोकस्ड एंड पॉजिटिव। भाई जब रेगुलर गाइडेंस मिलती रहेगी ना, कई बार क्या होता है ना कि यार हम अपने काम में जब आगे बढ़ते हैं ना, हम ना शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बहुत जोश होता है, बहुत जोश के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ना कहीं डिमोटिवेशन आना शुरू होता है। लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें भी डिमोटिवेशन होता है कि यार इसने तो ये कर लिया, इसके तो इतने चैप्टर हो गए, यार इसके तो इतने नंबर आ रहे हैं। तो कई बार हम लोगों को देख के भी परेशान हो जाते हैं। बट फिर आता है आपकी जिंदगी में एक सही डायरेक्टर जो आपको टाइम से गाइडेंस देता है कि आपकी जर्नी अलग है भाई, उसकी जर्नी अलग है, उसकी स्पीड अलग है, आपकी स्पीड अलग है। आप अपने हिसाब से काम करो, किसी और की जर्नी में घुसने की कोशिश मत करो, आप किसी और के रास्ते पे चलने की कोशिश मत करो। क्या पता उसका रास्ता किसी और दिशा में जा रहा हो और तुम्हारा डायरेक्शन अलग हो, तुम्हारी मंजिल अलग हो। जरूरी थोड़ी कि तुम दोनों की मंजिल सेम ही है, हो सकता है ना कि अलग अलग हो। तो भाई छोड़ दो, दूसरे से कंपेयर मत करो खुद को। तो एक रियल गाइडेंस जब आपको मिलेगी ना, तो वो अपनी टीम को पॉजिटिव रखती है और फोकस रखती है कि भाई अपना जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तुम उसको देखो, सिर्फ एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं फनी वे में, वही अपने स्टाइल में अगर बोलूँ, तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लास मॉनिटर बनाते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार मैं 2 मिनट के लिए जरा ऑफिस से होकर आ रही हूँ, प्लीज बेटा ध्यान रखना। तो क्लास मॉनिटर तुम्हारा बहुत अपना होता है, वो कहता है अरे मचाओ 2 मिनट तक खूब शोर, पर वो बार बार बाहर झांकता रहता है। और जैसे उसे दिखता है कि अरे मैडम आ रही है, तो तुरंत तुम्हें बता देता है अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैडम आ रही है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना मेरे को मैडम बहुत मारेगी। तो वो पहले ही तुम लोगों को समझा देता है कि देखो मेरी भी पिटाई होगी, मेरी तो कुटाई होगी, साथ में तुम्हारी भी होगी, तो प्लीज अब शांत हो जाओ, 2 मिनट पूरे हो गए, मैडम आ रही है। बैलेंस बना दिया ना, स्टेबिलिटी, तुम्हारा लीडर तुम्हें अच्छे से गाइड कर रहा है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस। रेसिस्टेंस, अपोज करना, लिख सकते हो, पहले वैसे बता भी चुकी हूँ, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेटा रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात, किसी भी चीज के लिए अपोज करना। अपोज मतलब विद्रोह करना, आप मना कर रहे हो, नहीं चाहते कि ये चेंज आपकी जिंदगी में आए। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, सपोज करो कि आप रोज अपने बेड पे जाकर सोते हो ना, बट जब आप कभी बाहर जाते हो, जैसे कि छुट्टी में कई बार होता है ना कि हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, या फिर हम लोग किसी के घर भी अपने चले जाते हैं, नाना के घर जा रहे हैं, नाना नानी के घर जा रहे हैं, दादा दादी के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं, बुआ के घर जा रहे हैं। तो ऐसे में जब आप उनके बेड पर जाकर सोते हो तो कहते हो ना कि यार नींद नहीं आ रही है, अपने बेड पे ही नींद आती है, यार मजा नहीं आ रहा है, अपने घर में चैन आता है। क्यों? क्योंकि उस कंफर्ट जोन में तुम लोग आ चुके हो। और जब तुम्हें तुम्हारे उस कंफर्ट जोन से तुम्हें हटाया जाता है ना, अब क्लास में भी क्या होता है कि तुम अपनी एक पर्टिकुलर सीट पे बैठना पसंद कर रहे हो, सपोज, ठीक है, तुमने अपनी एक सीट फिक्स कर रखी है या अपना एक दोस्त फिक्स कर रखा है, उसके साथ ही तुम बैठते हो एक पर्टिकुलर सीट पे। बट अगर कभी मैम तुम्हारी सीट चेंज करने की कोशिश करती है ना, तो तुम एक तरीके से अपोज करते हो कि नहीं मैम हमें यहीं बैठना है, नहीं मैम मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ बैठूंगा। तो ये एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन। अब मुझे तो तुमसे काम करवाना है ना,
मुझे तो चाहिए कि यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक नई चीज लेकर आनी है, तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं तुम्हें किस तरीके से गाइड करूंगी कि तुम उस चेंज को एक्सेप्ट कर लो, कि तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना आगे जाके हो सकता है तुम्हें दिक्कत आए। तो यही डायरेक्टिंग की एक इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्टिंग मदद करता है कि सामने वाला आपकी कही हुई बात को इनकार ना करे, सामने वाला उस चेंज को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको वो बात कैसे समझाते हो, तुम उसको कैसे गाइड करते हो कि वो तुम्हारे उन चेंजेस को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टिंग इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करने में यहाँ पर मदद मिलती है। कैसे, देखो, इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू द मोटिवेशन, और ये काम आप कैसे कर सकते हो, आप मोटिवेशन के थ्रू कर सकते हो, यानी कि उनको मोटिवेट करोगे कि देखो अगर हम ये चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे आपका फायदा होगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा कंप्यूटर प्रोफिशिएंट नहीं है, मतलब उन्हें अच्छे से कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बट आजकल की टेक्नोलॉजी तो कैसी है, एआई है, चैट जीपीटी है, अब उन्हें ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करनी आती, बट इनके बिना हमें तो लग रहा है कि शायद जैसे एक टाइम पे जब इंटरनेट नहीं था क्या तब हमारी जिंदगी नहीं चल रही थी क्या, बट आज के टाइम पे अगर 2 मिनट के लिए भी वाईफाई चला जाता है ना, या हमारे फोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तो सांसें यहीं के यहीं थम जाती है। क्यों? आज उसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। सेम ऐसे कुछ टाइम बाद एआई और चैट जीपीटी के साथ भी हो जाएगा कि दुनिया इतना ज्यादा इसके एडिक्टेड हो जाएगी, इतने ज्यादा इसके यूसेज के एडिक्टेड हो जाएगी कि अगर एक दिन इसका सर्वर डाउन हो गया ना तो लोगों को बहुत परेशानी होगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल हम सारे काम उसी की मदद से कर रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत आसान है, इसका इस्तेमाल करना हम लोगों ने बंद कर दिया, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इन सब चीजों की हेल्प से। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही है, सबको लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे उनको ये समझाना था कि यार आप लोग भी थोड़ा सा इसका यूसेज सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो बर्डन तो रिड्यूस हो ही रहा है, बट वो कह रहे कि नहीं हम तो नहीं सीखेंगे, हम तो नहीं कर सकते ये। तो मुझे उनको ये समझाना है कि देखो आज आप किसी काम को करने में 2 घंटे लगा रहे हो, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को सीख जाते हो तो आप इसे 30 मिनट्स में कर सकते हो। तो मुझे ये उनको समझाना है, उनको मोटिवेट करना है इस चीज के लिए। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, मोटिवेट करता है, उनके साथ बात करता है, कम्युनिकेट करता है, उनको लीड करता है और मदद करता है कि वो जितने भी चेंज हम लाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज हम इंट्रोड्यूस कर दे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम समझे, द मैनेजर हेल्प्स द एम्प्लॉयज अडेप्ट टू अ न्यू सॉफ्टवेयर बाय गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। तो एक मैनेजर अपनी टीम को गाइड करता है कि देखो ये नया सॉफ्टवेयर है, आप इसे सीखो और इसे सीखने की वजह से आपकी मदद ही होगी। तो हमें उनको मोटिवेट करना है। अब अपने स्टाइल में बोलूं तो जैसे कि टीचर कहता है नाउ वी विल यूज द गूगल क्लासरूम इंस्टेड ऑफ द व्हाट्सएप, कि अब तक तो व्हाट्सएप पे सारा काम हो रहा था, अब व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, अब हम गूगल क्लासरूम पे ये सारा काम करेंगे। एंड देन पेशेंटली टीचेस एवरीवन इवन द कंफ्यूज वन, और फिर आराम से मैंने सारी चीजें समझाई। भाई मैं चाहती हूँ कि गूगल क्लासरूम पे अब सब कुछ हो, व्हाट्सएप पे नहीं हम डील करेंगे। तो कई बच्चे कहते हैं कि व्हाट्सएप चलाना तो बहुत आसान है, कौन गूगल क्लासरूम के झंझट में पड़ेगा। तो मुझे उनको समझाना है कि नहीं, यहाँ पे उसमें ये फायदा है, उसमें वो फायदा है। इवन जो बच्चे कंफ्यूज हुए बैठे हुए थे उसको भी मैं जाकर उनके डेस्क पे जाकर अच्छे से सारी चीजों को समझा रही हूँ। ठीक है, समझ गए इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस पे तो ज्यादा डिस्कशन हमें खैर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, इनिशिएट एक्शन। मैंने बिल्कुल वही यहाँ पर लिखी है डेफिनेशन इसकी जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, क्योंकि सेम है कि जो आपके एक्शंस हैं वो कहाँ आके स्टार्ट होते हैं, डायरेक्टिंग से। ये परफॉर्म किया जाता है अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ, जहाँ पे बाकी सारे फंक्शंस क्या कर रहे हैं, एक स्टेज सेट कर रहे हैं, बट एक्शन एक्चुअली में डायरेक्टिंग में ही जाकर स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेकिन पढ़ लेते हैं। अ मैनेजर टेल्स द टीम लेट्स स्टार्ट द मार्केटिंग कैंपेन टुडे। जैसे कि एक मैनेजर ने कहा कि चलो आज से अपना मार्केटिंग कैंपेन जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और अपने स्टाइल में बोलूं तो जस्ट लाइक योर टीचर सेइंग स्टार्ट राइटिंग नाउ ड्यूरिंग द एग्जाम, ओनली देन डू यू एक्चुअली बिगिन राइटिंग। अब क्या होता है कि एग्जाम में वो मिलते हैं ना, पहले 15 मिनट मिलते हैं फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, देन उसके बाद आपको एक बेल बजती है, उसके बाद टीचर बोलती है यू मे स्टार्ट राइट नाउ। बट इवन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी लिखना शुरू कर देते हैं, है ना, बट स्टिल आपको वेट तो करना पड़ता है ना उस डायरेक्शन का, कि जब मैम बोलेंगे कि अब से लिखना शुरू कर सकते हो, तो जैसे मैम बोलेंगे आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो इनिशिएट एक्शन वाला तो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। अब देखो हमें ना इंटीग्रेट का मतलब होता है एक साथ लेकर आना। क्या मतलब होता है? एक साथ लेकर आना है, एक ही डायरेक्शन देनी है। अब अगर सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हर किसी का अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव अलग होगा, हर कोई अपने माइंड में एक नया गोल बना के बैठा होगा, तो मेरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे पूरा होगा? आप बताओ।
हर किसी के अलग अलग गोल के हिसाब से तो हम काम नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, बीइंग अ डायरेक्टर, मुझे आप सभी के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देनी है कि ठीक है, हो सकता है आपके सबके अपने अपने अलग अलग गोल हो, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। जैसे कि कोई 60%, कोई 70%, कोई 80%, कोई 95% अबव, सबके माइंड में अपने क्लास 12 के रिजल्ट को लेकर एक अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी। क्योंकि देखो, हर किसी के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हर कोई सिर्फ आगे अकेडमिकली आगे बढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है। हो सकता है किसी और का रास्ता कुछ और हो, वो सिर्फ 12th पास कर रहा है कि जस्ट ठीक है 12th पास तक की हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद तो मेरा रास्ता अलग है। तो सबका अपना पर्पस है पढ़ाई करने का, ठीक है, और कहाँ तक करना है वो भी सबके अपने माइंड में अपने गोल है। बट अल्टीमेटली तुम्हारा और मेरा एक गोल ये है कि जिस दिन तुम्हारा क्लास 12 सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, या जो भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, आपका जो भी बोर्ड है, तो जिस दिन आपका क्लास 12 का रिजल्ट आएगा, उस दिन आपकी मार्कशीट में ये जरूर लिखा हो रिजल्ट के आगे पास। परसेंटेज मार्क्स वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, आपके मेहनत के अकॉर्डिंग होगा, बट रिजल्ट पे पास जरूर लिखा हो, ये हम सबका ऑब्जेक्टिव है। तो ये है हमारा कॉमन गोल। तो डायरेक्टिंग मदद करेगा कि सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके उस कॉमन डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है, ठीक है भाई। सो इट इंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, कि जितने भी एफर्ट्स चल रहे हैं वो सारे एफर्ट्स किस चीज के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए हो। तो एक अच्छा लीडर एक अच्छी लीडरशिप एबिलिटी के साथ अपनी टीम को इस तरीके से अपने पीछे पीछे लेकर चलता है ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैसे हो जाएं, अचीव हो जाएं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल से अगर मैं इसको अब समझूं, तो एग्जांपल क्या कहता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क इन द सिंक्रोनाइजेशन इन द सिंक मतलब एक साथ काम करते हैं, आफ्टर गेटिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैनेजर, कि अलग अलग डिपार्टमेंट काम तो अलग अलग ही करता है ना। देखो, मार्केटिंग वाला अपना अलग काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपना अलग काम कर रहा है, फाइनेंस वाला अपना अलग काम कर रहा है, बट सभी लोग एक दूसरे के साथ सिंक में है। सिंक मतलब ये एक तरीके से सर्कल है, मतलब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, वन आफ्टर वन, की इसने काम किया, इसने काम किया, इसने काम किया, इसने काम किया, फिर वो साइकिल हमारा दोबारा से चलना शुरू हो गया। क्यों ये सब काम उन्होंने लेकिन कैसे करा, जब मैनेजर से इंस्ट्रक्शन मिल गई उसके बाद, ठीक है। चलो अपने अकॉर्डिंग जब इसको हम पढ़े तो लाइक व्हेन योर ग्रुप प्रोजेक्ट फाइनली वर्क्स बिकॉज वन फ्रेंड डिवाइड्स द वर्क प्रॉपर्ली। अब तुम्हें ग्रुप प्रोजेक्ट मिला तो वहां पर एक बंदा ऐसा था बीच में जो थोड़ा समझदार था, उसने क्या किया, उस ग्रुप प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया सबके अंदर, एंड समवन बिकम्स द पीपीटी गाय। तो एक ने कहा कि देखो भैया मैं तो पीपीटी बनाऊंगा, मैं पीपीटी के ऊपर वर्क करूंगा। वन राइट्स द कंटेंट, ये कंटेंट बनाएगा, वन जस्ट वाइब्स, और एक क्या कर रहा है, सिर्फ बैठा बैठा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वाइब दे रहा है तुम्हें वो कि तुम अपना काम अच्छे तरीके से कर सको, क्योंकि माहौल और मूड बनाना भी तो बहुत जरूरी होता है ना काम करते हुए। तो एक इस चीज का काम कर रहा है तुम्हारे लिए, उसे गिटार बजाना आता है, वो गिटार बजा रहा है और गाने गा रहा है, तो बेचारा वो काम कर तो रहा है तुम्हारे लिए, कुछ तो कर रहा है, तुम्हें एंटरटेन ही कर रहा है। तो ये क्या है, जब इंस्ट्रक्शन मिलती है तभी काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इंटीग्रेट होते हैं ग्रुप एफर्ट्स। लास्ट इंपॉर्टेंस हमारी मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब अल्टीमेटली हम जो डायरेक्टिंग की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम जो डायरेक्टिंग का काम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना है मोटिवेट किसको, अपने एम्प्लॉयज को। हम उनको गाइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं वो हमारी बात को सुने और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे। सो इट गाइड्स द एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी। तो ये अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते हैं ताकि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करें। देखो मेरा तो यही रहेगा कि यार आप शायद हो सकता है अपने पोटेंशियल को ना समझ रहे हो। मैंने अभी आपको एक थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि मैं तो 60% ही ला सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरा आते ही नहीं है, बट वो समझ ही नहीं रहा कि उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ मोटिवेटर, बीइंग अ लीडर, मेरा ये काम है कि मैं उसके पोटेंशियल को बाहर निकालूं कि यार आपके अंदर है कैपेबिलिटी, तुम कर सकते हो, ये बस तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम्स, ये डीमोटिवेशन आता रहेगा जाता रहेगा, एंजाइटी, ये इधर उधर का माइंड भटकना, ये डिस्ट्रैक्शन, ये सब है। बट जिस दिन तुमने दिल से सोच लिया ना, जिस दिन तुम्हारे यहाँ से आवाज आ गई ना कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, यार आज तक मैंने अगर ये नहीं किया बट इस बार मुझे करके दिखाना है, इस बार मुझे अपना नाम बनाना है, तो जिस दिन तुम्हारे दिल से ये आवाज आ गई
उस दिन तुम डेफिनेटली कर जाओगे, ठीक है। बट इसके लिए कहीं ना कहीं से तुम्हें आवाज जरूर आ रही होगी, कोई ना कोई यहाँ पे भी तुम्हारे टच कर रहा होगा, यानी कि गाइड कर रहा होगा, ठीक है। सो इफेक्टिव लीडरशिप कैन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, तो वो आपके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करेगा एंड इट मोटिवेट्स देम टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल, वो तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल रियलाइज करने में मदद करेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को उसकी गुड परफॉर्मेंस के लिए प्रेज करता है, मतलब उसकी तारीफ करता है और उसे ऑफर करता है बोनस कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आगे ही ऐसा काम करते रहो और ये लो तुम्हारा बोनस, और उसके लिए सबके सामने उसके लिए तालियां बजाता है, तो उसके दिल को बहुत खुशी मिलती है और आगे वो इसी तरीके से काम करता है। अब जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा, कभी बार मम्मी कहती है कि अच्छा आईफोन दिला दूंगी अगर तू इतने नंबर से पास हो गया, तो अगर तुम्हें भाई आईफोन चाहिए होगा तो तुम डेफिनेटली मोटिवेट होगे। तो मोटिवेशन का सोर्स कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये कहती हूँ, किसी को पैसा मोटिवेट करता है और किसी को रिस्पेक्ट मोटिवेट करती है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो भाई मोटिवेशन के तरीके अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमें करना क्या है, सामने वाले को मोटिवेट कि भाई ये काम हो जाए, ठीक है। तो बस इसी के साथ जो ये पढ़ी आपने इंपॉर्टेंस, तो इसी के साथ बी रेडी फॉर दी IIM, ठीक है जी। चलो इंपॉर्टेंस हो गई कंप्लीट। अब बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना, ये रिवॉल्व करेगा हमारा इन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के आगे पीछे। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मोटिवेशन, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सुपरविजन, लीडरशिप, देन कम्युनिकेशन। तो इन चारों ही एलिमेंट्स को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। बट यस, एक चीज हम लोग यहाँ पर समझ के चलेंगे कि ये जो सुपरविजन वाला है ना बेटा एलिमेंट, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सिर्फ इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको यहीं से बताकर चलती हूँ। बाकी 3 के ऊपर तो मैं पूरा डिस्कशन करना है, बट सुपरविजन नहीं है। तो सबसे पहले जैसे कि सुपर है, तो सुपर का मतलब क्या होता है, ओवर। विजन का मतलब होता है क्या, देखना, ठीक है। विजन का मतलब क्या होता है, ये लुकिंग कर दूं क्या भाई, आधा हिंदी आधा इंग्लिश गड़बड़ हो जाएगा ना। तो विजन मतलब क्या होता है, लुकिंग। तो यहां पर नजर रखी जाती है, ओवरलुक किया जाता है। सुपरविजन का मतलब होता है कि एक सुपीरियर नजर रख रहा है किसके ऊपर, अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। तो सुपरविजन को सिर्फ हम इस तरीके से समझेंगे कि टू ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट, ठीक है। ओवरसीइंग, ओवरसीइंग मतलब यहाँ विजन के लिए आप सीइंग भी लिख सकते हो कि यहाँ बस हम देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं किसके ऊपर, अपने सबऑर्डिनेट, अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज के ऊपर, तो उसे हम सुपरविजन कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही समझो सुपरविजन के बारे में, अदरवाइज सुपरविजन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन पढ़ते हुए चलना है। तो ये एलिमेंट्स हम लोग, ये जितने भी हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन के साथ। एंड आई होप कि हमारी जो पहली क्लास है डायरेक्टिंग की, ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है, एक बैकग्राउंड सेट हो गया है कि डायरेक्टिंग क्या होता है। अब पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स 1 बाय 1 बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने नेक्स्ट क्लास से। तो तब तक यहाँ तक के लिए तैयारी अपनी कर लो, सारी अपनी समरी नोटबुक अपने और जो डिटेल नोटबुक है उसको प्रिपेयर करके रखिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है और अब तक आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।